यस, तो एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि हाउ द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट स्केल्स। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन अबाउट द Celsius scale, ठीक है, which is based on water, steam point of water and ice point of water. The interval between these two is divided into 100 equal parts, and that part, one part out of that is called as the degree Celsius. तो उसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। बट इन केस ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल में क्या किया जाता है, तो जो हमारा आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट उनके बीच में जो डिफरेंस है या इंटरवल है, उसको हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उससे भी आगे जाके जो ओरिजिन है, मतलब इनिशियल जो डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, उसको हम 32 बोल देते हैं, जिसके कारण पूरा स्केल चेंज हो जाता है और उसको हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। दैट स्केल इज मोस्टली यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। फीवर जब हमको आता है, तो हम फीवर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली उसी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में मेजर करते हैं। और तीसरा स्केल हमने देखा जो साइंटिफिकली करेक्ट स्केल जो है, आइडियल स्केल वी कैन से, इन विच देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर्स। समझ सकते हैं ये ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन केल्विन स्केल देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर, बिकॉज we have assumed the zero Kelvin to be such a temperature at which all the gases in the universe just get solidified. ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सारे के सारे गैसेस सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या उसको जीरो केल्विन टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है ना। एंड दिस स्केल व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस जीरो केल्विन, or the scale which starts from absolute zero temperature, is actually called as the absolute scale. ठीक है, it is also called as a Kelvin scale, and the temperature measured in that Kelvin is called as a Kelvin temperature, or it is also called as the absolute temperature. And we also derive the relationship between absolute temperature and Kelvin temperature, Celsius temperature. That is, absolute temperature is always equal to Celsius temperature plus 273. Okay, तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में की। Yes, so let us go further in the today's lecture. Okay, so we have seen last time that a surprising result, that the pressure volume curve or pressure volume graph of all the gases just passes through a common point on the in display here, and that point is actually called as the absolute zero temperature, which actually happens to be minus 273 degrees Celsius temperature here. So based on this, our Kelvin temperature or absolute temperature is actually based upon, तो इसके ऊपर ही वो based है। Yes. Now we'll just talk about the different laws in the gas. तो क्योंकि जो सभी गैस के जो लॉज है वो ओबे किए जाते हैं गैस से, जब हम उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर करते हैं तब। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि if suppose there is a gas and suppose the volume of the gas is suppose something here. सपोज यहाँ पे एक पिस्टन हमने लगा के रखा है और इस गैस को हमने हीटिंग स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे गैस बना हुआ है कंटेनर के अंदर, ये गैस है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे कुछ हीटिंग करेंगे, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, दिस गैस विल जस्ट ट्राई टू एक्सपांड। करेक्ट है। तो ये जो गैस है वो एक्सपांड होने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, they are just randomly moving in all possible directions with all possible velocities, and that's why in moving they just collide with the this vessel। ठीक है, ये जो कंटेनर का जो वॉल्स है उनके साथ ये कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये इस वॉल को ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ गया हम बोलते हैं। ये पिस्टन जो है वो यहाँ से सपोज यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें हम कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज बीन चेंज्ड by this amount, so in this way, so we can just get that
the volume is actually directly proportional to the absolute temperature. And this is actually called as the Charles law, we can say. Remember, what is Charles law? It tells us simply that the volume of a gas is directly proportional to the temperature, absolute temperature. As temperature increases, the volume also increases. Can you tell me some daily life example of this? क्या सचमुच डेली लाइफ में ऐसा होता भी है कि volume of a gas is directly proportional to the temperature? If temperature increases, the volume also increases. Yes, we can just see it in the summer season. The cycle tire tubes just burst. तुमने देखा होगा कई बार कि समर सीजन में क्या होता है, अगर साइकिल हम फुल हवा भरते हैं और अगर उसको धूप में अगर खड़ा कर देते हैं तो 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद अगर देखो तो उसके टायर्स बर्स्ट हो गए होते हैं. So that is because of this fact. We can just say that the Charles law, which tells us simply that volume depends directly on the temperature. As temperature increases, volume of the gas also goes on increasing. And अभी समर सीजन में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है. सन की धूप की वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहता है. और ऐसे बढ़ते हुए टेम्परेचर के अंदर अगर हमने कोई साइकिल अगर रख दिया तो साइकिल के टायर ट्यूब्स के अंदर हवा होती है, ठीक है ना, एयर होता है. और उस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उस एयर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है. और जब ये एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से उसको ज्यादा जगह लगती है. और वो जगह उसको अगर नहीं मिली तो वो टायर ट्यूब्स को बर्स्ट करके बाहर आ जाती है. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द चार्ल्स लॉ. ठीक है, व्हिच टेल्स अस सिंपली दैट द वॉल्यूम is directly proportional to the temperature. The second law we can just talk about is just the pressure temperature law. ठीक है ना, pressure temperature law, or it is also called as the Gay-Lussac's law, which simply tells us that the pressure exerted by the gas is actually directly proportional to the temperature of the gas. That means temperature के ऊपर pressure भी depend करता है. Or if volume is kept constant, in this case we have to keep the volume constant here, and in this case we have to keep pressure constant here. Okay, तो ये हमको समझना है. तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखेंगे, मतलब अगर इस गैस को जो पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन बिल्कुल हमने टाइट कर दिया है. दिस पिस्टन कैन नॉट मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन even if we are going to heat it, but still the piston is going to get locked here. तो यहाँ पे पिस्टन को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया. ठीक है, it is not going to move anywhere from this point here. तो यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है पिस्टन. तो ऐसे हालत में अगर हमने इस गैस को हीटिंग चालू किया तो अभी सोचो ये पिस्टन ऊपर ऊपर तो नहीं जा सकता है क्योंकि ये लॉक किया हुआ है. ठीक है, मूवेबल है ही नहीं. तो ऐसे केस में जब हम इस गैस को हीट करेंगे तो उस मतलब हमने इसको एनर्जी दिया, इन पार्टिकल्स को हम एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो वो काइनेटिक एनर्जी लेके और तेज भागेंगे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे गैस इज एक्सर्टिंग द मोर प्रेशर हियर इन दिस केस. सो प्रेशर विल जस्ट गेट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर हियर. So in this way, we can just get that as temperature increases, the pressure exerted by the gas also increases in this case. That is actually called as the Gay-Lussac's law. But this happens at constant volume, remember. Okay, and the third law we can just talk about is simply the Boyle's law, which you have already heard about in the chemistry in the chapter States of Matter. Okay. So what does Boyle's law tells us is, suppose we have a gas whose temperature is kept constant now, and suppose that mechanically if it is its pressure is increased. अभी सोचो इस पिस्टन के ऊपर अगर हमने एक वेट रखा हुआ है, ठीक है, और तभी का उसका वॉल्यूम जो है वो v है सपोज. अभी सोचो अगर हमने इस पिस्टन के ऊपर और एक वेट रख दिया तो मतलब प्रेशर बढ़ाया. तो जैसे हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम विल जस्ट गेट हाल्ट. दैट मीन्स इफ सपोज दिस प्रेशर इज इंक्रीज्ड then volume will just get decreased and this piston will just move in the downward direction slightly. तो ये जो piston है वो थोड़ा नीचे की तरफ move होगा. So because of this pressure increased. Even if we suppose increase the pressure still further like this by adding this third weight here, then the volume will just decrease still further. Even we can just go on increasing the pressure
step by step and find that the volume goes on decreasing continuously, and hence we can just get that volume is inversely proportional to the pressure exerted by the gas, or pressure is inversely proportional to the volume occupied by the gas. ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ. रिमेंबर, दिस इज द बॉयल्स लॉ. कैन यू गिव एनी डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ? क्या डेली लाइफ के अंदर ऐसा होता भी है सचमुच कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया और वॉल्यूम घट गया? देखो, साइकिल का हवा भरने का जो पंप होता है, तो उसके ऊपर जब हम उसको उसका बाकी सब एंड्स क्लोज करके, अगर सपोज हवा बाहर नहीं जाने दो, बाहर जाने के लिए अगर सपोज हम उसको उंगली से दबा के रखते हैं उसके आउटलेट को, और उसके बाद अगर उसको ऊपर से थोड़ा दबाते हैं, वो दबता जाता है, दबता है. एंड बिकॉज दिस इज बिकॉज इट्स वॉल्यूम जस्ट गेट रिड्यूस्ड, इट्स वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज्ड स्लाइटली in this case. Yes, very good, Parth. This is another example. गैस सिलेंडर, ये जो हम एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके भरा जाता है, और उसी वजह से उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट उसके जो मॉलिक्यूल्स है इतने नजदीक नजदीक आ जाते हैं जो ऑलमोस्ट वो लिक्विड बन जाता है. जस्ट मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करके वो लिक्विफाई हो जाता है. ठीक है, इट इज नॉट फ्रीज्ड. रिमेंबर, एट नॉर्मल टेम्परेचर ओनली. वैसे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत नेगेटिव में होगा क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस रहता है. लेकिन उसको इतना हाई प्रेशर पे हम भरते हैं सिलेंडर के अंदर कि वो उस प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम कम होते 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 वो ऑलमोस्ट लिक्विड बन जाता है. तुमने कभी देखा होगा सिलेंडर के अंदर जब हम देखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है गैस. तो लेकिन जैसे हम उसको प्रेशर रिलीज करते हैं, then it converts into the gaseous form and then comes out, and it continues to come out for a month almost. तो सोचो, एक महीना भर वो बाहर आते रहता है. इतना सारा गैस इस इतने से सिलेंडर के अंदर भरा हुआ होता है जो पूरे महीने भर तक बाहर आता ही रहता है. तो इतना सारा गैस, तुम सोचो अगर वो गैस गैसियस फॉर्म में अगर होता तो कितने गोडाउन लगते थे उसको रखने के लिए. सोचो अगर वो गैसियस फॉर्म में अगर हमको रखना था तो उसके लिए 40-50 गोडाउन लगने थे. 40-50 गोडाउन के अंदर वो गैस भरा हुआ रहता था जो हम महीने भर यूज कर सकते हैं. लेकिन उसको प्रेशराइज करने की वजह से उसका वॉल्यूम इतना छोटा कर दिया जाता है जो वो एक छोटे सिलेंडर के अंदर फिट हो जाता है. तो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ, वी कैन से. एंड नाउ इफ वी जस्ट कंबाइन all these three laws, if we combine any two laws, then we can just get the ideal gas equation, which tells us simply that, see, here it is, V is proportional to T. This is the Charles law, you can say. And the second is V is inversely proportional to P. This is the Boyle's law. So combining these two, we can just say that V is proportional to the ratio of T and P, right? So, and the constant of proportionality here for 1 mole is considered to be R, which is the ideal gas equation. So here we can get this as V is equal to R into T upon P, where R is called as the constant of proportionality, which is actually the ideal gas equation, ideal universal gas constant, it's called. So if you just take this P in that side, then we can be able to get this PV is equal to RT simply. So this is the ideal gas equation, which is satisfied by the ideal gas at all the temperatures and all the pressure conditions. ठीक है ना, सभी टेम्परेचर्स और सभी प्रेशर्स पे ये इक्वेशन ओबे किया जाता है. और उसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि if suppose n moles of the gas are there, instead of 1 mole here, only 1 mole is considered here. But if suppose there are n moles, then we can just get this PV to be simply equal to nRT as a equation for ideal gas equation. Okay, so this is the ideal gas equation for n moles. Remember, this is only for 1 mole. Okay, so this is all about the ideal gas equation. So we can just move to the next topic in this chapter, that is actually about thermal expansion of solids. Okay, so let us talk about thermal expansion. See here, there are 3 types of thermal expansions. If we just concerned with solids, ये चैप्टर के अंदर हम सॉलिड्स के साथ कंसर्न है, तो इसमें सॉलिड्स के बारे में 3 टाइप के एक्सपेंशन आ जाते हैं. एक होता है लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ?
लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर the length of the substance will get increased. That is called as linear expansion. The second thing is the when the heating when the some substances is heated, कोई भी सब्सटेंस जब हीट किया जाता है उसका टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो उसमें एरिया में चेंज हो जाता है, एरिया ऑफ द सब्सटेंस गेट इंक्रीज्ड, दैट इज कॉल्ड एज द एरियल एक्सपेंशन. रिमेंबर, एरियल एक्सपेंशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सुपरफिशियल एक्सपेंशन. Okay, and this third one is the expansion in volume. We can say it is also called as the volume expansion, or it is also called as a cubical expansion. Okay, cubical expansion. See here, these are the three types of expansions in which, okay, the substance, okay, when the substance is along the like a line, when the substance is just like a rod or a wire, और एक लेंथ ही होता है उसको, सिर्फ थिकनेस ब्रेड वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ऐसे सब्सटेंस के बारे में हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में. फॉर एग्जांपल अ रॉड और अ वायर वी कैन से, और इवन एक स्ट्रेट लाइन लीनियर सिलेंडर वी कैन से. ओके, सिलिंड्रिकल बॉडी, ओके, सिलिंड्रिकल बॉडी, वायर या रॉड के जैसा बॉडी जो है उसको, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन के बारे में. ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट एरियल एक्सपेंशन. व्हाट डज इट मीन? द एरिया इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. सो यहाँ पे बॉडी को एरिया होने वाला है. थिकनेस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, but area is going to be more important in this case here. For example, if suppose we have a metal sheet like this, तो अगर एक मेटल का एक इस तरह का ठीक है शीट अगर है, तो उसकी इसमें हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो उसको जब हम हीट करेंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा. So it will just expand in area, and that's why its expansion is actually called as the aerial expansion. Yeah, we can just say consider it as a disc also. डिस्क जो होता है वो भी इस तरह से प्लेनर होता है. कोई भी प्लेनर बॉडी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. देखो, प्लेनर बॉडी मतलब इट शुड बी फ्लैट. ओके, फ्लैट. तो शेप डजंट मैटर, शेप मे बी स्क्वायर, मे बी रेक्टेंगल, मे बी ट्रायंगुलर, और मे बी सर्कुलर आल्सो, बट द व्हाट मैटर्स हियर इज सिंपली द प्लेनर बॉडी. फ्लैट बॉडी होना चाहिए वो, उसका थिकनेस निग्लिजिबल होना चाहिए या यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो ऐसे केस में उसको हम, उसके बारे में हम एरियल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे. यस, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन विच द एग्जांपल विल बी जस्ट लाइक अ क्यूब. एक क्यूब जो होता है तो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसके लिए वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. भले उसका लेंथ भी होता है, उसको एरिया भी होता है, लेकिन वॉल्यूम इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस. Here in this case, the thickness is very small, and that's why the expansion in the thickness is going to be very, very small. So it can be neglected. We can just neglect it, okay, because it is very small. But in this case, the thickness is not going to be small. So we have to consider the expansion in that thickness also. So in that case, we just consider it as a volume expansion. And in this case here, in the first case, in case of the rod or wire, we can say that the expansion in length is only matters, is more important here, because it even if it has an area also, even if it has some volume also, but area is very small, so the expansion in the thickness or breadth is very, very small, so it can be neglected, and that's why we can just consider the increment, or we can consider the expansion in length only. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ही इंपॉर्टेंट है, इस केस में एरिया इंपॉर्टेंट है, और इस केस में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वी कैन इवन कंसिडर द स्फीयर आल्सो. स्फीयर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन वी कैन से. ओके, स्फीयर, क्यूब, और a box, rectangular box, all these are the examples of वॉल्यूम एक्सपेंशन. ओके, बट अभी ये समझना है हमको कि क्या सचमुच डेली लाइफ के अंदर ऐसा होता भी है कि किसी सॉलिड को हमने हीट किया
और उसका लेंथ बढ़ गया, या कभी उसको हमने हीट किया और उसकी वजह से उसका एरिया बढ़ गया, या हीट किया और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसा सचमुच होता भी है? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ दिस, ईच ऑफ दिस काइंड्स? लेंथ का एक्सपेंशन, या एरिया का एक्सपेंशन, वॉल्यूम का एक्सपेंशन, हीट की वजह से, हाँ, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन होना, इसको ही थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। सो उसका एक एक एग्जांपल पुट कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर? जस्ट राइट। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? कैन यू टेल मी, लीनियर एक्सपेंशन का एग्जांपल क्या है? यस, सी हियर, हैव यू सीन द रेल ट्रैक्स? अगर रेल ट्रैक्स तुमने देखे हैं तो तुमको पता होगा कि दो रेल्स के बीच में हमेशा एक इस टाइप का गैप होता है, देखा कभी? दिस टाइप ऑफ गैप इज ऑलवेज देयर बिटवीन द टू रेल्स। ठीक है, ये दो रेल्स जहाँ पे मिलते हैं तो वहां पे वो डायरेक्ट टच नहीं करते हैं, तो उनके बीच में गैप रखा जाता है, और उनको टाइट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्क्रूज लगाए जाते हैं ताकि वो बंधे रहे। तो उनको उनके बीच में गैप भी रखना है और उनको बांध के भी रखना है, उसकी वजह से उसको हमको इस तरह से गैप रख के फिर इसमें यहाँ पे नट बोल्ट्स लगाने पड़ते हैं इस तरह से। सो दिस इज डन इन ऑर्डर टू कीप अ मार्जिन फॉर थर्मल एक्सपेंशन। ये जो गैप यहाँ पे रखा हुआ है वो किस लिए है? और एक्चुअली उसके ऊपर ही जब रेलवे का जब पहिया यहाँ पे गिरता है उसकी वजह से ये आवाज आता है। जब हम टक 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 करके जो आवाज सुनते हैं रेलवे का, तो वो एक्चुअली इन गैप्स की वजह से ही आता है। बट ये गैप्स रखते ही क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो लेंथ ऑफ दिस रेल इज वेरी वेरी लॉन्ग, and hence when the rail passes over it, due to the friction and even due to the sun's uh, energy, ये sun's heat, तो सन की वजह से, सन का जो धूप इसके ऊपर गिरता रहता है उसकी वजह से ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। और जब रेल इतने सारे पहिए जब एक के बाद एक जब इसके ऊपर से जाएंगे तो जरूर उसके साथ घिसेंगे। फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से भी इसके अंदर बहुत सारा हीट जनरेट होता है, और उसकी वजह से इस पूरे रॉड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका लेंथ भी उसकी वजह से बढ़ता है, और लेंथ बढ़ने से हम रोक नहीं सकते उसको, वी कैन नॉट अवॉइड दिस थर्मल एक्सपेंशन। सो वी हैव टू कीप सम मार्जिन। ठीक है, इतने इतना डिस्टेंस हमको इनके बीच में रखना पड़ता है ताकि दोनों रेल्स अगर इंक्रीज हो भी जाए, अगर थर्मल एक्सपेंशन उनका हो भी जाए, पूरा मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन होने के बाद भी वो, ये दो जो इनके एंड पॉइंट्स है, वो एक दूसरे को टच न करें। क्योंकि अगर वो टच करेंगे तो कुछ इस तरह से डिजास्टर्स हमको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे जब जैसे हम देख रहे हैं कि ये जैसे बहुत बार अगर ये इसमें से रेल पास होता है और अगर इसमें हमने यहाँ पे बीच में अगर कुछ भी नहीं रखा, बीच में अगर हमने गैप नहीं रखा, तो इस टाइप का इस रेल ट्रैक जो है वो बेंड हो सकता है। दोनों जो एंड पॉइंट से एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से बेंड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर दूसरा कोई भी ट्रेन उसके ऊपर जाने लायक नहीं रहेगा। And in order to avoid all these things, a small gap is kept in between the rail two rails on rail track. Okay, so this is the first example we can say for thermal expansion. Okay, so gap in rail tracks. Can you give me another? You must have been seen pendulum clocks. तुमने कभी पेंडुलम क्लॉक्स देखे? पुराने जमाने में पेंडुलम क्लॉक्स हुआ करते थे इस टाइप के, जिनको एक सेकेंड मेजर करने के लिए एक पेंडुलम यहाँ पे लटकता रहता था, और वो पेंडुलम एक्चुअली ऑसिलेट होता रहता था। ठीक है, कभी वो इस तरफ चला जाता और कभी इस तरफ चला जाता, और इसकी वजह से इसके जो ऑसिलेशंस चल रहे हैं उसके हिसाब से हम एक काउंटिंग करते थे, टाइम पीरियड जो काउंट करते थे, और उसके हिसाब से ये जो कांटे हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे घूमते रहते थे। इस तरह से ये जो क्लॉक्स है
This is called as a pendulum clock, we can say. Now in this pendulum clock, what happens is here, if suppose the length of this pendulum increases, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली लेंथ पे डिपेंड करता है. तुमने ये देखा होगा मेजरमेंट्स के अंदर कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड ऑल्सो द लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो यहाँ पे टेम्परेचर पे लेंथ डिपेंड करता है. और हम जानते हैं कि समर सीजन के अंदर, ठीक है, मोस्टली द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, and because of that the length of the pendulum just slightly gets increased, and because of that it takes more time to oscillate, and that's why the period is also increased. and period बढ़ने की वजह से ये जो pendulum clock है वो समर सीजन के अंदर हमेशा लैग करता है. it lags in time by some minutes per day. तो हर दिन हम देखेंगे बजे रहेंगे एक्चुअली 10 और ये दिखाएगा 9:55. मे बी बजे रहेंगे सपोज 11, ये दिखाएगा 10:55. तो मतलब हमेशा हर दिन 5-5 मिनट, 2-2, 3-3 मिनट पीछे ही रह जाएगा. दैट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पेंडुलम which depends on the temperature, and in summer season the temperature is very much high, and because of that the length of the pendulum is just increased. So the length of the pendulum is just more than expected normal. So because of that what happens is the period of pendulum just get increased than the normal second. तो इस घड़ी का जो 1 सेकेंड है वो नॉर्मल 1 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ही वो धीरे धीरे चलता है और हर दिन के बाद 1-1 मिनट या 2-2 मिनट लैग करता रहता है, पीछे जाता रहता है. और द रिवर्स थिंग, एग्जैक्ट रिवर्स थिंग हैपेंस इन केस ऑफ विंटर सीजन. तो अभी विंटर सीजन में क्या होता है देखो ठीक से. सो इन केस ऑफ विंटर सीजन द टेम्परेचर इज वेरी मच स्मॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम जस्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड. तो ये जो लेंथ है थोड़ा कम हो जाता है, हमको दिखता नहीं है वो, ये बहुत छोटे अमाउंट में होता है, माइक्रोमीटर के रेंज में होता है, बट फिर भी होता तो है. और ये लेंथ के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसका जो पीरियड जो कि लेंथ पे डिपेंड करता है तो वो भी कम हो जाता है. और पीरियड हमारा हमारे मतलब उसका जो 1 सेकेंड है हमारे नॉर्मल 1 सेकेंड से थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण वो फटाफट दौड़ता है. और उसकी वजह से वो विंटर सीजन में हमेशा लीड करता है, लीड. सो वी कैन जस्ट सी दैट मतलब उसका जो टाइमिंग जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है. जैसे अगर बजे रहेंगे 10, ये दिखाएगा 10:05. मे बी अगर 12 बजे रहेंगे तो ये 12:05 दिखाएगा. मतलब एक कुछ ना कुछ टाइम जो है वो ज्यादा दिखाएगा. दैट इज कॉल्ड एज लीड. तो इन दिस वे दिस पेंडुलम क्लॉक्स ऑलवेज लीड इन विंटर सीजन and they lag in the summer season. So that is because of the thermal expansion of rod which the pendulum is made up of. Okay, so this is the another example of thermal expansion, we can say. Okay, pendulum clocks, or we can say pendulum clocks lag in summer and lead in winter. Okay, any other example? अच्छा, अभी एरिया का दिखाओ, एरिया एग्जांपल. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कैन यू से? सी, तुमने कभी देखा होगा कि किसी एक कटोरी के अंदर अगर दूसरा कटोरी फंस जाता है कभी कभी, ठीक है ना. तो स्टील का जो कटोरी होता है ना हमारा, जिसके अंदर हम दूध या कुछ भी डालते हैं, तो वो अगर दो कटोरी अगर सेम साइज के, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, और वो अगर एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या किया जाता है? उनको बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया जाता है. सपोज ये बॉइलिंग वाटर है, और वो भी ऐसा डाला जाता है कि सिर्फ बाहर वाला जो कटोरी है वो उसके कांटेक्ट में रहे, पानी के कांटेक्ट में रहे, और जो अंदर का जो कटोरी है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो बाहर का जो कटोरी है वो हीट होने की वजह से, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इट गेट जस्ट एक्सपांड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स एरिया जस्ट गेट्स एक्सपांडेड. जैसे ही उसका एरिया बढ़ता है तो वो एक्सपांड हो जाता है और इस अंदर वाले कटोरी को छोड़ देता है, या एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास फिट हो जाता है. अगर दो ग्लास इस तरह से अगर एक दूसरे के अंदर अटक जाते हैं तभी भी यही टेक्निक यूज किया जाता है. तो उसको हम पानी के अंदर डाल देते हैं. जैसे हम ये पानी के अंदर डालते हैं, बाहर वाला ग्लास सिर्फ पानी के कांटेक्ट में रखा जाता है,
बॉइलिंग वाटर के अंदर, तो उसकी वजह से बाहर वाला जो गैस ग्लास है वो एक्सपांड हो जाता है, और उसकी वजह से अंदर वाला जो ग्लास है वो उससे उससे छूट जाता है आराम से, बिल्कुल, मतलब उसमें कोई मेहनत नहीं है, खींच के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इवन तुमने कभी देखा होगा ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं, ग्लास के कंटेनर जो बहुत थिक होते हैं इस तरह से, जैसे चाय पीने का ग्लास का कप जो होता है, तो वो उसके अंदर जब हम गर्म चाय डालते हैं तो विंटर सीजन में मोस्टली ग्लास ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज व्हेन द हॉट substance is put inside, what happens is there is a unequal expansion, because inner surface of this glass will be in contact with the hot surface, hot body, due to which it tries to expand. ये जो इनर सरफेस जो है वो एक्सपांड होने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन आउटर सरफेस उसको एक्सपांड नहीं होने देगा, क्योंकि वो तो हॉट बॉडी के कांटेक्ट में है ही नहीं, उसके आसपास तो कोल्ड एयर है, तो इसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो कम है, और उसकी वजह से टेम्परेचर अनइक्वल होने की वजह से एक्सपांशन भी अनइक्वल होता है, और इस तरह का अनइक्वल एक्सपांशन जो है उसकी वजह से ये ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, और ये एरियल एक्सपांशन वी कैन सी। और कोई एग्जांपल दे सकते हो? तुमने कभी देखा होगा बुलेट कार्ट जो होता है, बुलेट कार्ट, उसके ऊपर के जो व्हील्स है वो लकड़ी का बना हुआ होता है व्हील, और उसके अंदर बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये इस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स है सपोज, ये पार्ट्स इकट्ठा रहते कैसे है? All these parts actually joined together by using the metal strips, and those metal strips actually while constructing this bullock cart, they are just heated first and they are just expanded। एक समझो एक स्ट्रिप इस तरह का है, वो स्ट्रिप अगर हम इसके ऊपर बिठा देंगे, एक्सपांड करने के बाद अगर उसको हीट करके बिठा देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है ताकि वो कूल हो जाए, तो एक्सपांड करने के बाद वो ऑलरेडी उसका सरकमफरेंस बढ़ जाता है, और उसके बाद उसको जब हम इसके ऊपर फिट करते हैं तो उसकी वजह से वो फिट हो जाता है, लेकिन जब पानी डाल देते हैं तो उसकी वजह से वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड व्हाइल कॉन्ट्रैक्टिंग इट जस्ट binds all these loose parts together, and this just keeps them combined for years। तो मतलब ये जो है जकड़ लेता है उसको। तो कोई भी चीज जो है, तो वो अगर हमको सपोज फिट करनी है तो उसको एक्सपांड करके फिर उसके ऊपर फिट करके फिर उसको ठंडा कर देना, तो उससे क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम उसको जकड़ लेता है। तो ये जो टेक्निक है वो यूज की जाती है बुलक कार्ट बनाने के टाइम। बुलक कार्ट के जो व्हील्स है, तो व्हील्स के अंदर के अलग अलग पार्ट्स इंटैक्ट रखने के लिए, मतलब जुड़े हुए रखने के लिए ये टेक्निक यूज किया जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरियल एक्सपेंशन वी कैन से। एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो? वॉल्यूम के अंदर भी एक्सपेंशन होता है, उसका क्या एग्जांपल है? You must have run a simple experiment in lab in 10th standard. There is suppose a ring, एक इस टाइप का रिंग अगर सपोज है हमारे पास, और एक बॉल है, मेटल का बॉल, जो उस रिंग के बिल्कुल जस्ट सेम साइज का है। अभी समझो ये बॉल जो है उसको उठा के अगर हमने यहाँ से इस रिंग के अंदर से पास किया, so it will just able to pass through this ring easily when it is cold, but suppose we just heat it, एक बार हमने उसको अगर हीट कर दिया तो उसकी वजह से उसका जो साइज है या वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इट विल जस्ट एक्सपांड, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एक्सपांशन इट्स वॉल्यूम विल जस्ट इंक्रीज, एंड नाउ इट विल जस्ट बी ऑफ अ बिगर वॉल्यूम, एंड इट विल जस्ट नॉट बी एबल टू पास थ्रू दिस रिंग हियर। तो सेम रिंग में से वो पास होने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इट हैज बीन इंक्रीज्ड इट्स डायमीटर, उसका डायमीटर थोड़ा बढ़ गया और उसकी वजह से उस रिंग के अंदर वो अटक जाएगा, जिसमें से वो जब कोल्ड था तब पास हो रहा था, लेकिन अभी जबकि वो हॉट हो गया तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होने की वजह से वो उस रिंग के अंदर अटक जाएगा और पास नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड एनी अदर एग्जांपल कोई दे सकता है? Glass, yes, up to a certain temperature, so far it is in solid state. Okay, it expands when heated, no doubt। देखो क्या ग्लास भी एक्सपांड होता है, या प्लास्टिक
या फाइबर, क्या ये सब चीजें भी एक्सपांड होती है हीट करने के बाद? यस, अनलेस अनटिल दे मेल्ट। ठीक है, जब तक वो मेल्ट नहीं होते हैं तो तब तक की अगर हम बात करते हैं तो दे ऑल्सो एक्सपांड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो जब हम ग्लास को भी अगर सपोज हम हीट करते हैं तो अगर वो मेल्ट होना चालू हो गया तो फिर उसके बाद बात नहीं कर सकते। बट जब तक वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब जब तक वो मेल्ट नहीं होते तब तक वो जरूर ये होते हैं। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। यस, बेसिकली यहाँ पे हम लेकिन भले हमने एग्जांपल्स में दो तीन एग्जांपल्स ऐसे लिए जिसके अंदर नॉन मेटल्स यूज किए हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द मेटल्स ओनली इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हम मेटल्स के बारे में ही ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। वन मोर एग्जांपल वी कैन जस्ट सी इज द थर्मोमीटर। हैव यू सीन इट? थर्मोमीटर को जब हम देखते हैं, इफ यू जस्ट सी द थर्मोमीटर, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर, हाउ इट वर्क्स, why the level of mercury inside the thermometer rises basically whenever it is kept in a hot substance? तो किसी भी हॉट सब्सटेंस के ऊपर जब हम उसको डाल देते हैं तो ये मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता कैसे है? कहाँ से आता है ये एक्स्ट्रा मर्क्यूरी? क्या सचमुच एक्स्ट्रा मर्क्यूरी उसमें से पैदा होता है, या वही मर्क्यूरी का जो वॉल्यूम है सिर्फ बढ़ता है? yes, that is an example actually of a thermal expansion we can see whenever this bulb of mercury is just put in a hot substance। तो किसी भी हॉट सब्सटेंस पे जब हम उसको डाल देते हैं तो उसकी वजह से इट ट्राइज टू एक्सपांड, उसका वॉल्यूम एक्सपांड होने के लिए ट्राई करता है। लेकिन अब यहाँ पे इस बल्ब के अंदर तो जगह नहीं है, ये जो बल्ब है इसके अंदर इधर किधर भी जगह नहीं है वॉल्यूम एक्सपांड होने के लिए, जगह है यहाँ पे। तो इसलिए वो इस तरफ ही एक ही रास्ता है उसको जाने के लिए, उसकी वजह से वो इस तरफ ऊपर चढ़ता रहता है। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना वो ऊपर चढ़ता रहता है, और उसकी वजह से हमको टेम्परेचर मेजर करने में आसानी होता है। सो दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है बेसिकली। ये थर्मल एक्सपेंशन का जो कंसेप्ट है यही इस थर्मोमीटर के लिए एक्चुअली बेसिस है। सो वी कैन जस्ट सी दिस first diagram here in which see here in this diagram we can already see that a rod is suppose is heated। ये जो है ये हीट करने की वजह से ये बर्नर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बर्नर्स में से जो हीट निकल रहा है वो इस रॉड को मिल रहा है, और इस रॉड का जो टेम्परेचर है या सॉरी इसका जो लेंथ है वो पहले सिर्फ इतना था। तो यहाँ से हम इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक इतना ही था, इसको हम एल नॉट बोल सकते हैं। एल नॉट इज द ओरिजिन लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ एल नॉट था, but after heating it its length becomes L, which is going to be greater than L naught here. So this is delta L, which is called as the difference in length, or we can call it as a change in length here. So this is the example of thermal expansion, or we can just say linear expansion here. Here in this case we can just see the aerial expansion, in which we can just see there is a square plate, ठीक है ना, in which if we just start hitting then its length of the square will just get increased। अभी पहले उसका जो लेंथ है वो इतना था, और उसकी वजह से उसका जो इनिशियल एरिया जो है वो मे बी सपोज ए नॉट रहा होगा। बट व्हेन दिस इट इज हीटेड, तो जब हम हीट करते हैं उसको, तो हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका एक्सपांशन होता है, और उसकी वजह से उसका एरिया बढ़ता है। Let us take it as A here, or AT we can say। AT is going to be the area which is at a high temperature, and A naught is going to be the area at low temperature, or 0 डिग्री सेल्सियस we can say। So here A naught and AT इनके बीच में जो डिफरेंस है तो उसको हम बोल सकते हैं change in area here, AT minus A naught। And even if suppose we take a small part of that planar body in the form of a disk, its area is also very small initially before heating, but after heating it also increases its area and it becomes suppose 80 in this way।
So not only for the continuous bodies, तो ये जो इसमें से ये जो निकला हुआ बॉडी है इसका भी एक्सपांशन होता है। तो इसलिए ये इससे हमको एक बात पता चलती है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके अंदर अगर मान लो एक होल है, तो हीट करने के बाद क्या होगा, वो होल होल का क्या होगा, होल कम होगा या बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये होल जिस सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो सब्सटेंस अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं और इसको हीट करते हैं तो उसका तो एरिया बढ़ना ही था। तो इसलिए यहाँ पे भी जब हम अगर वो इसको अगर हम डिटैच नहीं भी करते थे तभी भी उसके साथ वही होता था, जब हम उसको हीट करते थे तो उसका एरिया बढ़ना था। तो इसलिए यहाँ पे जो होल का साइज है, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे होल का साइज भी बढ़ जाता है। तो ये हमको समझना है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि नॉट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट when it is heated, its length, every length expands। ये जो लेंथ है उसका ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तीनों लेंथ्स बढ़ने के कारण उसका पूरा वॉल्यूम ही बढ़ जाता है। सो न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी कैन बी सपोज टू बी Vt, and the change in volume in this case here can be found out to be simply Vt minus V naught in this way here. Okay, so this is actually the volume expansion. Yes, so this is all about the, you can see the thermal expansion. तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने तीन टाइप्स के एक्सपेंशन देखे, एक तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, दूसरा एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और गैस लॉस भी हमने देखे और बहुत सारे एग्जांपल्स डेली लाइफ के अंदर के हमने यहाँ पे देखे इस चैप्टर लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर, and in a tomorrow's lecture we will just discuss all these concepts mathematically. Okay, we'll just derive the expressions for the temperature coefficient of volume expansion, temperature coefficient of aerial expansion, and temperature coefficient of linear expansion also. And also we'll just derive the relationship between the initial length of the body and the length of the body at high temperature, at any temperature T, in for example, in this way. So in this way, so let us stop this lecture here. If you have any doubt, you can just put it in the chat box, or we can just meet today. Okay. Chalo, ठीक है. So let us stop. Thank you all of you.